तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। चलिए देर न करते हुए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ समझना चाहिए। और तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो बिहेवियरिज्म था उसका है। तो बिहेवियरिज्म के कारण जो एम्पिरिकल अप्रोच थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस में आई, बाद में ये ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको अपनाया गया। इसी के कारण हम देखते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रकार से उद्भव देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर इसको समझिए, उस बैकग्राउंड में समझने का प्रयास करिए इसको। अब है लोक प्रशासन की उद्योत्तर उद्भव का प्रथम मुख्य विकास तुलनात्मक लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन का वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब उद्भव हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्भव था या विकास था लोक प्रशासन में। किसका था? तुलनात्मक लोक प्रशासन का। इसका लक्ष्य लोक प्रशासन में विचारधारा को मजबूत बनाते हुए एक अधिक वैज्ञानिक लोक प्रशासन का विकास करना है। वही है बिहेवियरिज्म, चूंकि मोर साइंटिफिक, मोर फैक्ट की बात करता है, मोर प्योर साइंस की तरफ बढ़ने की बात करता है। इसी तरह जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी अधिक वैज्ञानिक लोक प्रशासन बनाने का प्रयास किया गया। लिंटन कार्डवेल के शब्दों में, इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवहार के संबंध में एक सार्वभौमिक रूप से वैध ज्ञान के उद्भव को तेज करना, संक्षेप में लोक प्रशासन के एक वास्तविक और व्यापक अनुशासन में योगदान करना रहा है। तो किसका उद्देश्य या किसका उद्भव? तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव लोक प्रशासन के एक वास्तविक और व्यापक अनुशासन में योगदान करना रहा। तुलनात्मक लोक प्रशासन संस्कृत पारी और राष्ट्रपारी लोक प्रशासन की हिमायत करता है। यानी हमें क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल स्टडी करनी पड़ेगी। इसके दो प्रेरक सरोकार कौन कौन से हैं? विचारधारा निर्माण और दूसरा है विकासशील देशों की प्रशासनिक समस्याएं, है ना। विकासशील देशों का ध्यान बिहेवियरिज्म में भी था जब हम पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, और इसमें भी विकासशील देशों की जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उस पर महत्वपूर्ण फोकस किया गया। फेरेल हेडी 1960 के दशक को तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन का स्वर्ण युग इसे कहते हैं। फेरेल हेडी 1960 के दशक को, जैसा कि निकोलस हेनरी ने सही ही टिप्पणी की है, तुलनात्मक लोक प्रशासन पारंपरिक या अमेरिकी लोक प्रशासन के दो पहलुओं में भिन्न है। तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अमेरिकी लोक प्रशासन या पारंपरिक जो लोक प्रशासन है, जिसे हम आमतौर पर अमेरिकी लोक प्रशासन कह देते हैं, वो दो अर्थों में अलग है ना। तुलनात्मक लोक प्रशासन दो अर्थों में अलग है। ट्रेडिशनल जो लोक प्रशासन है या अमेरिकी लोक प्रशासन है उससे। पहला, ये संस्कृत सीमित लोक प्रशासन संस्कृत सीमित जाति केंद्रित है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन अपनी दिशा और जोर में संस्कृत पारी है, यानी ये क्रॉस कल्चरल है। जबकि जो लोक प्रशासन है वो कल्चर स्पेसिफिक है, जो ट्रेडिशनल लोक प्रशासन है, जबकि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है ये क्रॉस कल्चरल है। तो ये एक पहला अंतर आप इसमें देख सकते हैं। लोक प्रशासन प्रयोगकर्ता निर्देशित होता है और वास्तविक दुनिया को समेटता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन विचारधारा निर्माण का प्रयास करता है। तो जो ट्रेडिशनल लोक प्रशासन है वो उपयोगकर्ता निर्देशित होता है और वास्तविक दुनिया को समेटता है, जबकि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है ये विचारधारा निर्माण का प्रयास करता है और ज्ञान की खातिर ज्ञान की खोज करता है। हम ज्ञान की खातिर ज्ञान की खोज करता है। ये हम जो सर्च कर रहे हैं वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कर रहे हैं, है ना। जैसा कि हम बिहेवियरिज्म में भी देखते हैं कि ये ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज करता है। संक्षेप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का जोर पूरी तरह अकादमिक है, ना कि पेशेवर। तो ये एकेडमिक है, एकेडमिक स्टडी पर इसका ज्यादा जोर है, एकेडमिक स्टडी पर इसका ज्यादा फोकस है। अब संगठन कैसे होता है? कंपैरेटिव या सीएजी का गठन होता है। तो सीएजी का फुल फॉर्म क्या है? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, तो इसका किस प्रकार से गठन होता है उसको देखते हैं। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण अकेला योगदान 1960 में द अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ASPA, जो कि 1939 में स्थापित की गई थी, कि एक कमेटी के रूप में स्थापित कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप तुलनात्मक प्रशासन समूह का रहा है। सीएजी से जुड़े प्रतिष्ठित विद्वान कौन कौन थे? तो फ्रेडरिक्स थे, अल्फ्रेड डायमंड थे, फेरेल हेडी थे, ड्वाइट वाल्डो थे, वाल्सा शेयर थे, मार्टिन लैकला
लैंडाउ थे, विलियम साफिन थे, जॉन मॉन्टगोमरी थे, राल्फ ब्राइबांटी थे और बर्ट्रम ग्रॉस, ये सब इससे रिलेटेड थे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से। फिर भी फ्रेडरिक्स लोक प्रशासन के तुलनात्मक दृष्टिकोण के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। कौन? फ्रेडरिक्स। उन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। किसको? फ्रेडरिक्स को। फ्रेडरिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। वह एक दशक तक सीएजी के अध्यक्ष रहे। कौन? फ्रेडरिक्स। इसके बाद रिचर्ड गेवेल ने उनकी जगह ली थी। तो ये जो दोनों पैराग्राफ हैं उनमें हमें दो तीन चीजें इसमें हम देख सकते हैं। पहला कि अमेरिकन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1939 में होती है। फिर 1960 के दशक में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं तो फ्रेडरिक्स हैं, डिमॉन्ट हैं, फेरल हेडी हैं, डॉइट बाल्डो हैं, ये सब इसमें रहे हैं। और फ्रेडरिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। ये 4 पॉइंट यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सीएजी के संगठन और बुनियादी जोर के बारे में फ्रेडरिक्स ने टिप्पणी की थी। सीएजी में मुख्य रूप से वे विद्वान हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत तीसरी दुनिया के कई हिस्सों में तकनीक सहकार अभियानों पर सेवाएं दी हैं, जिनमें अमेरिकी व्यवहार के स्वीकृत प्रशासकीय विचार अलग अलग सांस्कृतिक स्थितियों में बुरी तरह सीमित होते हैं। तो सीएजी में मुख्य रूप से ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत तीसरी दुनिया के कई हिस्सों में तकनीक सहकार अभियानों पर सेवाएं दी हैं, जिनमें अमेरिकी व्यवहार के स्वीकृत प्रशासकीय विचार अलग अलग सांस्कृतिक स्थितियों में बुरी तरह सीमित रहे हैं। जहां जहां अमेरिकन या ट्रेडिशनल लोक प्रशासन है या अमेरिकी लोक प्रशासन है सीमित रहा है, वहां वहां सीएजी के विद्वानों ने जाके अध्ययन किया और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला वहां पर। परिणामतः यह स्वाभाविक था कि सीएजी के सदस्य इन देशों में प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की बेहतर समझ के आधार पर इन सिद्धांतों को संशोधित करने में गहरी दिलचस्पी रखे। सीएजी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को लोक प्रशासन की एक ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जो भिन्न सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थितियों और तथ्यात्मक सूचनाओं के उन समूह पर लागू होती है इनके द्वारा इनकी जांच और परीक्षण हो सकता है। क्या है सीएजी या जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन को सीएजी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को लोक प्रशासन की ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जो भिन्न सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थितियों और तथ्यात्मक सूचनाओं के उस समूह पर लागू होती हैं जिनके द्वारा इनकी जांच और परीक्षण हो सकता है। अब उद्देश्य क्या है? तो फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन एक बौद्धिक उद्यम है, ये मेंटल रिवोल्यूशन है फेरल हार्डी के अनुसार। तो बौद्धिक उद्यम के रूप में इसके 5 प्रेरक सरोकार पर ये ध्यान देता है। पहला है विचारधारा की खोज, दूसरा है व्यवहारिक प्रयोग की चाह, तीसरा है तुलनात्मक राजनीति के व्यापकतर क्षेत्र के संयोग से होने वाला योगदान, प्रशासनिक कानून की परंपरा में प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की दिलचस्पी, और पांचवा है लोक प्रशासन की जारी समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। ये 5 प्रेरक इसके सरोकार रहे। फ्रेडरिक्स ने कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य में उन आनुभविक और आदर्श सरोकारों का मेल है जो तुलनात्मक प्रशासनिक विश्लेषण के साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्यों में उन आनुभविक और आदर्श सरोकारों का मेल है जो तुलनात्मक प्रशासनिक विश्लेषण के साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। उनके अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के 4 निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, एक विशिष्ट व्यवस्था या व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझना। एक विशिष्ट व्यवस्था या व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझना। दूसरा है नौकरशाही के व्यवहार में संस्कृत पारी यानी क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल राष्ट्र पारी अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करना। किन्हीं विशिष्ट परिवेशी स्थितियों में किसी विशिष्ट प्रशासन की सफलता या असफलता के कारणों की जांच करना। प्रशासनिक सुधारों की रणनीतियों को समझाना। फिर है रॉबर्ट टी गोलम्बस्की के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन बल देता है। पहला, संगठनों को विशिष्ट संस्कृतियों और राजनीतिक स्थितियों में जड़ित संगठनों के रूप में देखना चाहिए। कौन कौन सी परिस्थितियों पर ध्यान देता है, किन चीजों पर बल देता है? कि संगठनों को विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों में जड़ित संगठनों के रूप में देखना चाहिए। तो भारत का प्रशासन अलग हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन अलग हो सकता है, इंडोनेशिया का अलग हो सकता है। तो हमें उनकी विशिष्ट संस्कृतियों और राजनीतिक स्थितियों
में जो संस्थान काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, उनके अनुसार उनके प्रशासन को देखना चाहिए। लोक प्रशासन के सिद्धांत गंभीर रूप से अनुपयुक्त हैं। ट्रेडिशनल लोक प्रशासन है उसके सिद्धांत। प्रशासन का अध्ययन और व्यवहार दोनों ही व्यापक रूप से मूल्यों से लदे हैं और किसी भी उचित अनुशासन के शुद्ध और आजमूदा पूरक पहलू होने चाहिए। ये रॉबर्ट टी गोल्मस्की ने तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल देता है। ऐसा ये बोलते हैं। किन किन चीजों पर बल देता है? 4 चीजों पर। विशिष्ट संस्कृतियों और राजनीतिक स्थितियों में लोक प्रशासन के सिद्धांत गंभीर रूप से अनुपयुक्त हैं। ट्रेडिशनल लोक प्रशासन है उसके, और ये अध्ययन एवं व्यवहार दोनों ही व्यापक रूप से मूल्यों से लदे हैं और किसी भी उचित अनुशासन के शुद्ध और आजमूदा पूरक पहलू होने चाहिए। ऐसा ये बोलता है। कारण क्या है, स्रोत या काजेस क्या रहे हैं? तो जिन कारणों से तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय एवं वृद्धि में योगदान किया वे कौन कौन से हैं? पहला है पारंपरिक दृष्टिकोणों के साथ असंतोष के कारण तुलनात्मक राजनीति में संशोधनवादी आंदोलन होता है। फिर है पारंपरिक लोक प्रशासन है के साथ असंतोष जो संस्कृति सीमित था। बौद्धिक रूप से निर्देशित उत्प्रेरक अर्थात सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक वैचारिक मॉडलों को विकसित करना। फिर है दूसरे विश्व युद्ध के समय विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नई विशेषताओं का अमेरिकी विद्वानों एवं प्रशासकों के सामने खुलासा। फिर है नव जो स्वाधीन तीसरी दुनिया के जो देश नए नए आजाद हो रहे थे के देशों का उदय जो वैज्ञानिक जांच के लिए अवसर पैदा करते हुए तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए भी तुलनात्मक लोक प्रशासन आगे आया। नीति निर्देशित उत्प्रेरक अर्थात नीति निर्धारण और नीति को लागू करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। प्रशासनिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाले वैज्ञानिक तकनीक और वैचारिक विकास। अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों, राजनीतिक और आर्थिक को नए उभरते विकासशील देशों तक पहुंचाया जाना, ये भी इसके कारण में तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ कि हम आखिर समझें कि किन परिस्थितियों में हम किनको पैसा दे रहे हैं, तो किस प्रकार से हमको उनका प्रबंधन करना चाहिए, इस प्रकार से उनका एफिशिएंट यूज करना चाहिए। जब तक हम वहाँ के प्रशासन को नहीं समझेंगे तो हम पैसा कितना भी बहाते रहेंगे लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आएगा। कम से कम वहाँ के प्रशासन को समझिए। क्लास की संरचनात्मक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया में लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण का उदय। रुझान, डब्ल्यू रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में 3 रुझानों पर गौर किया है। पहला, मानक अध्ययनों यानी क्या होना चाहिए से संबंधित से आनुभविक अध्ययनों क्या है संबंधित की ओर बदलाव। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन है जिसे हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वो मानक अध्ययनों यानी क्या होना चाहिए से कहाँ चला गया, क्या है पर इसका जोर है ना। कुल मिला के ये नॉर्मेटिव अप्रोच से ये अनुभविक अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ा। दूसरा है भाव चित्र विषयक अध्ययनों, एक राष्ट्रीय अध्ययन व्यक्तिक अध्ययनों की ओर बदलाव। तो हम अब यहाँ पर स्पेसिफिक राज्य का अध्ययन या स्पेसिफिक देश का अध्ययन करने पर फोकस कर रहे हैं। गैर परिवेशी अध्ययनों जो प्रशासकीय परिघटनाओं की एक पृथक गतिविधि के तौर पर जांच करते हैं से परिवेशी अध्ययनों जो प्रशासकीय परिघटना का इसके बाह्य परिवेश से संबंध की जांच करते हैं की ओर बदलाव। तो ये 3 बदलाव हमें देखने को मिले। इस प्रकार फैक्टर्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन है आनुभविक अर्थात तथ्यात्मक और वैज्ञानिक है। ये आनुभविक है, एम्पिरिकल है। विधि संबंधी अर्थात अमूर्त एवं सामान्यकरणीय है, जर्नलाइज्ड है। विधि संबंधी है। परिवेशी अर्थात व्यवस्थित और असंकीर्ण है। इसमें संकीर्णता नहीं है जैसा कि ट्रेडिशनल लोक प्रशासन में था। कंसेप्चुअल अप्रोचेस, तो फेरल हेडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन में 4 अवधारणात्मक दृष्टिकोणों की पहचान की है। पहला है संशोधित पारंपरिक विकास निर्देशित। तीसरा है समान व्यवस्था मॉडल निर्माण और मध्यम श्रेणी विचारधारा सूत्रीकरण। ये 4 दृष्टिकोण हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन में। संशोधित पारंपरिक विकास निर्देशित, समान व्यवस्था मॉडल निर्माण और मध्यम श्रेणी विचारधारा सूत्रीकरण। अब नेक्स्ट है हेडी के 4 वर्गीय सूत्रीकरण से थोड़ा हटते हुए
हेडी के 4 वर्गीय सूत्रीकरण से थोड़ा हटते हुए हेंडरसन ने तुलनात्मक प्रशासन में अवधारणात्मक दृष्टिकोणों को 3 वर्गों में निर्धारित किया। पहला है नौकरशाही व्यवस्था दृष्टिकोण, दूसरा है आगत निर्गत व्यवस्था दृष्टिकोण और तीसरा है संगठक दृष्टिकोण। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण या मॉडल निम्न है। पहला मॉडल क्या है? नौकरशाही व्यवस्था दृष्टिकोण, नौकरशाही व्यवस्था दृष्टिकोण। और इसका प्रयोग किसने किया है? तो अल्फ्रेड डायमंड, रॉबर्ट प्रेस्थस, फेरेल हेडी, माइकल क्रोजियर और मोरो बर्जर इत्यादि ने इसका प्रयोग किया है। किसका? नौकरशाही व्यवस्था दृष्टिकोण का। एफ.डब्ल्यू. रिक्स, इन्होंने संलयित प्रिज्मी विवर्तित प्रारूप वर्गीकरण किया है, यानी प्रिज्मेटिक मॉडल दिया है। और जॉन टी डार्सी, जिनके द्वारा सूचना ऊर्जा मॉडल दिया गया है, ने समान व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाया है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर जोर देने वाले रिक्स, बिडनर एवं अन्य द्वारा अपनाया गया विकास प्रशासन दृष्टिकोण, इसमें भी तुलनात्मक पद्धति का उपयोग हुआ है। तकनीक द्वारा अस्त व्यस्त होने से बचने के लिए विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निर्णय निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्टिन लैंडाउ द्वारा समर्थित निर्णय निर्माण दृष्टिकोण, नौकरशाही की 5 विभिन्न श्रेणियां, यानी आरोही, संरक्षक, जिलॉट, वकील और राजनीतिज्ञ वाला एंथनी डाउन्स का मॉडल। टालकोट पार्सन द्वारा समर्थित संरचनात्मक कार्य संबंधी मॉडल, जिसमें एक प्रदत्त के रूप में सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा और अपनी संरचनाओं और कार्यों के अर्थ में समाज शामिल है। पाउल मियर, एफ.एम. मार्क्स और ब्रायन चैपमैन द्वारा विकसित अन्य मॉडल जो पश्चिमी विकसित देशों में प्रशासनिक संगठन और लोक सेवा व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उपरोक्त सभी दृष्टिकोणों में से नौकरशाही व्यवस्था जो दृष्टिकोण है, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है, सबसे प्रभावी और सबसे उपयोगी। मैक्स वेबर का जो नौकरशाही मॉडल है वो सबसे प्रभावी एवं सबसे उपयोगी है। रमेश के अरोड़ा के शब्दों में मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का आइडल टाइप का जो मॉडल है, जिसे हम लीगल रेशनल अथॉरिटी के रूप में जानते हैं, ये तुलनात्मक प्रशासन के अध्ययन की एकमात्र सर्वाधिक प्रभावी अवधारणात्मक रूपरेखा रही है। दरअसल 1964 में ही लॉयड वाल्डो ने नौकरशाही मॉडल को उपयोगी, प्रेरक एवं उत्तेजक पाया। उनके अनुसार यह मॉडल एक विशाल फ्रेमवर्क में अवस्थित है, इतिहास एवं संस्कृतियों को समेटता है, नौकरशाही को महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों से जोड़ता है, फिर भी यह अपना ध्यान नौकरशाही की मुख्य संरचनात्मक एवं कार्य संबंधी चारित्रिक विशेषताओं पर केंद्रित करता है। उन्होंने इस मॉडल को लोक प्रशासन का एक नमूना माना है। अब इसका पतन कैसे होता है, डिक्लाइन कैसे होता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का? तो 1970 के दशक के शुरुआत में तुलनात्मक लोक प्रशासन का ह्रास देखा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से बिहेवियरिज्म एवं पोस्ट बिहेवियरिज्म भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा था। तो जब पोस्ट बिहेवियरिज्म ठंडे बस्ते में जा रहा है, जिसकी देन तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तो उसमें उसके भी राइज में कमी तो आएगी ना, ये बात है। 1971 में फोर्ड फाउंडेशन ने सीएजी को अपनी वित्तीय मदद बंद कर दी। 1975 में स्वयं सीएजी ही विघटित हो गया और एक नए संगठन सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, सीका का गठन करने के लिए वह अमेरिकी सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्राष्ट्रीय समिति में मिल गया। 5 साल तक अस्तित्व में रहने के बाद इसका जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन 1974 से निकलना बंद हो गया। इसकी विरासतें राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के व्यापकतर क्षेत्र में समाहित हो गई। तुलनात्मक लोक प्रशासन की असफलता पर रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने कहा कि लोक प्रशासन को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि तुलनात्मक प्रशासन की असफलता का उत्तरदायित्व सारभूत रूप से इसके आत्म आरोपित असफलता के अनुभव का है। सारभूत रूप से जो इसके तुलनात्मक लोक प्रशासन की सफलता का जो उत्तरदायित्व है, सारभूत रूप से इसके आत्म आरोपित असफलता के अनुभव का है। इसने एक अप्राप्य लक्ष्य रखा, यानी व्यापक विचारधारा या मॉडल का, जिसके अर्थों में इसे स्वयं को परिभाषित करना था। तलाश का उसका जो शुरुआती और हावी लक्ष्य था वो कहीं न कहीं असफल हो गया। समान रूप से पीटर सैवेज ने, जो कि द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक रहे, द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1969 से 1974 तक 5 वर्षों तक छपा, टिप्पणी की कि तुलनात्मक प्रशासन ना तो अपने किसी उदाहरण के साथ शुरू हुआ और ना ही इसने कोई उदाहरण पेश किया।
तो ना तो यह किसी अपने उदाहरण के साथ शुरू हुआ था और ना ही इसने कोई उदाहरण पेश किया, कोई एग्जाम्पल सेट किया, इसलिए ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी सब कुछ था। सिग्निफिकेंस फिर भी सीएजी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रमेश के अरोड़ा ने इसके योगदान के 4 तत्वों की पहचान की है। पहला, इसने लोक प्रशासन के क्षितिजों को और विस्तार दिया। कुल मिला के इसने लोक प्रशासन को और इन्हेंस किया। इसने इस अनुशासन के दरवाजे हर प्रकार के सामाजिक विज्ञानों के लिए खोल दिया, तो ये मोर इंक्लूसिव हो गया। इसने उनकी परिवेशी स्थिति में विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके इस क्षेत्र के उद्देश्यों को व्यवस्थित किया। इसने विकास प्रशासन में अपने सदस्यों की दिलचस्पी को बढ़ावा दिया। टी.एन. चतुर्वेदी के अनुसार लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन के निम्न योगदान रहे हैं। पहला, इसने प्रांतवाद और क्षेत्रवाद की संकीर्णताओं को समाप्त करने में मदद की। इसने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित किया, जो पहले सांस्कृतिक सीमाओं में बंधा हुआ था। इसने विचारधारा निर्माण में पहले से बेहतर वैज्ञानिक दृष्टि को जन्म दिया। इसने सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र को विस्तारित करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। इसने लोक प्रशासन के विषय को विस्तृत, गहनतर और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने राजनीति और लोक प्रशासन को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। अंत में हम एसपी वर्मा और एसके शर्मा के शब्दों में देख सकते हैं कि पद्धति और लागू किए जाने दोनों में तुलनात्मक लोक प्रशासन द्वारा झेला जा रहा संकट इतना भी गंभीर नहीं है कि इसे समाप्त ही कर दिया जाए। हाल ही के वर्षों में शायद इसने अपना संवेग खो दिया, लेकिन अपनी पहचान के चलते, जो हालांकि आधुनिक सामाजिक विज्ञान की अवधारणात्मक पहुंच में धुंधली है, अभी भी इसमें जीवित बचे रहने की संभावना है, ऐसा ये बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये चैप्टर समाप्त होता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इकोलॉजिकल अप्रोच जो कि एफ.डब्ल्यू. रिक से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे।